Uh, Today we are going to discuss disaster management. Okay. हाँ, जब हम सिलेबस की अगर बात करें, ये अपना टीएसपीएससी ग्रुप वन का सिलेबस है। और यहाँ पर जो प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो देखो, पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 है इन्वायरमेंट के ऊपर है, इन्वायरमेंटल इश्यूज। ओके। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें अलग अलग डिजास्टर का, तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या रहता है, डिजास्टर क्या रहता है। देन डिजास्टर के टाइप्स क्या हैं, और जैसा सुनामी है, वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, इनके प्रिवेंशन और मिटिगेशन के स्ट्रेटेजीज। तो ये हमको डिस्कस करना है इस यूनिट में। ओके। इस पर से काफी क्वेश्चन आते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन। और बाकी रही बात, हमने पिछले 2 वीक में हमने ये डिस्कस किया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये वाला पार्ट हमारा बचा है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद देखो, क्वेश्चन पेपर, एक पेपर है हमारा 2016 का, ये शायद ग्रुप बी का पेपर है। मैं ये पेपर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस की आपको आइडिया आ जाए, किस टाइप के क्वेश्चंस है, कितनी डेप्थ चाहिए। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, अगर आता है तो आंसर देना। ओके। जैसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्म द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को किससे हार्म पहुंचती है? बर्निंग ऑफ वुड फॉर कुकिंग, CO2 यूज इन सोडा वाटर, यूरिया यूज एज फर्टिलाइजर, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज इन एयर कंडीशन। क्या आएगा आंसर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके। CFC जो रहता है उसके बंद होने की वजह से ये ओजोन का डिप्लेशन होता है। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसको भी हम देखेंगे। आता है किसी को इसका आंसर? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गुड। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, पढ़ लेता हूँ, शायद दिखेगा नहीं पहली लाइन। इट इज आर्ग्यूड दैट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनहांस डिजास्टर रिस्क। अब जो डेवलपमेंट का वगैरह जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे डिजास्टर का रिस्क भी बढ़ रहा है। वन ऑफ द वेज टू काउंटर दिस, अगर डिजास्टर का रिस्क कम करना है तो क्या करना चाहिए? ओके, पढ़ो ये चारों में से, देखो कौन सा आंसर हो सकता है। डिजास्टर रिस्क हमको कम करना है तो क्या किया जाए? टू तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में पढ़ो, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग जिससे आ रही है उसको टिक करना। कुछ और आंसर्स आप इजीली इलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसा देखो, पहला क्या है, रिड्यूस डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। बस काम कराने से, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कम कराने से काम नहीं चलने वाला। ओके, उसको ऑप्टिमम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमको ग्रोथ भी मेंटेन करना है ना। पूरा के पूरा आपने बोल दिए कि कल पूरा आज से सब कोल प्लांट बंद, तो फिर लाइट कहाँ से आएंगे? तो एक तो नहीं आएगा। इसी तरीके से ऑप्शन 4 देखो, जनरेट अ कैंपेन दैट डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट इन स्पाइट ऑफ डिजास्टर रिस्क। यहाँ पे अब उल्टा बोल रहे, डेवलपमेंट करना चाहिए, डिजास्टर आए भी तो चलेगा। तो ये भी गलत हो गया। अब बचते ये दो, 2 और 3। 3 में देखो, यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पर क्या है,
डेवलपमेंट की बात है, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी आ जाती। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को लेके वो बात कर रहा, वो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। और फिर अब आपको अगर लग रहा है तीन भी ठीक है और दो दो भी पढ़ के देखो। मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको मेन स्ट्रीम करो, लोगों में अवेयरनेस जनरेशन करो, स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों लोगों को ट्रेनिंग दो, लोकल पॉपुलेशन को, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो फिर दो और तीन में कंपेयर करो कौन सा ब्रॉडर है। तो ये इट इज द ब्रॉडर, स्टेटमेंट टू इज ब्रॉडर। ओके, तो आंसर आएगा अपना स्टेटमेंट टू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22, ये देखना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अनलाइक अर्थक्वेक्स विच आर सडन, ड्रॉट हजार्ड इज स्लो टू ऑकर। ड्रॉट क्या है? बहुत ही स्लो। ड्रॉट मतलब पानी की कमी। वन ऑफ द मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज टू डील विद दिस हजार्ड इज, अगर ड्रॉट्स को वगैरह कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? वाटर स्कार्सिटी जो हो रही है उसको कम करना है। तब देखो ऑप्शन पढ़ो, क्या रह सकता है आंसर, बोलो मुझको पहले। सस्टेनेबल सॉल्यूशन कौन सा है इसमें जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहेगा चारों में से? वन। वन। और कोई? वन। ओके, और कोई? ठीक है, 10 लोग, आप लोग भी आंसर दिया करो। अगर ऑडियो में दिक्कत है तो चैट में वगैरह मतलब लिखा करना आंसर सी वगैरह ऐसा, ठीक है? तो आपको भी मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। जितने भी क्लास के बच्चे हैं सब आंसर दिया करो। यहाँ पर देखो चार ऑप्शन है। लॉन्ग रेंज प्लान फॉर वाटर कंजर्वेशन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का यूज करो और वाटर कंजर्वेशन करो। अच्छा ऑप्शन है, लेकिन गड़बड़ नहीं करना है। पहले और तीन चीजें भी पढ़ के देखो। मूव पीपल अवे फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन एरिया, जो ड्रॉट प्रोन में है उनको दूर करो। इंडिया का 70% लैंड ड्रॉट प्रोन है, सबको हटा सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, गलत है। और दूसरी तरफ लेके गए तो वहां पर स्ट्रेस आएगा वहां के इकोसिस्टम पर। प्रोवाइड वेज अर्निंग कैपेसिटी टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में है उनको मतलब स्किल डेवलपमेंट वगैरह करो, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर के ठीक है मसला हल हो जाएगा, लेकिन दूसरे इंडस्ट्रीज को भी पानी चाहिए ना। तो ये भी थोड़ा सा नैरो है, समझो ठीक है लेकिन नैरो है। सप्लाई वाटर टू ट्रेन सेंटर्स, ये तो बस टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया, लॉन्ग टर्म में नहीं है। ओके, और ये वाला भी थोड़ा सा नैरो है, इसलिए आंसर आएगा हमारा वन ओनली। 22। 23, अब 23 वाला पढ़ो। द कॉज ऑफ भोपाल डिजास्टर दैट अफेक्टेड 5 लाख पीपल इन दिसंबर 1984 इज कॉज बाय। भोपाल डिजास्टर ये क्या था जो दिसंबर 1984 में हुआ था? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। वहां पे एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, और उसमें क्या हुआ था? गैस पोल्यूशन हो गया था, एक जहरीली गैस लीक हो गई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये हम देखेंगे अभी डिजास्टर में। उसका नाम था क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट, ये नाम याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसलिए क्या होगा? इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ओके, अब इसके बाद देखो कोई है क्वेश्चन? खत्म। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट में। अभी हमने पढ़ा भी नहीं, हमने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको आ गए हैं। तो इतना आसान है। लेकिन हम इसको भी अच्छे से करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आए तो हमको आना चाहिए। ओके, तो ये काफी मतलब आसान आसान चीजें वो हमको पूछता है। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की गई है। ये पीडीएफ को अच्छे से पढ़ो, बस हाइलाइटेड पॉइंट देखो। तो बच्चों को फिर से बोल रहा हूँ कि हमारा एग्जाम का जो डेप्थ लेवल है ज्यादा नहीं है, तो इसलिए जितने पॉइंट हाइलाइटेड है उसको ही पढ़ो, लेकिन उसको 2-3 बार पढ़ो, रिवाइज करो 2-3 बार। ठीक है, तो आपको मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और अंडरस्टैंडिंग भी आएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर्स है देखो, इसमें मतलब हम क्या क्या देखेंगे। जैसा फर्स्ट यूनिट है, इसमें हजार्ड क्या रहते हैं, डिजास्टर क्या रहते हैं। देन इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसके बारे में, जैसा ये देखा था ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वगैरह, ये सारे डिजास्टर मैनेजमेंट की और पॉलिसीज गाइडलाइंस कुछ है क्या। देन नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल मतलब जिसका जो कॉज रहता है नेचुरल रहता है। अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड,
ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, हीट वेव, कोल्ड वेव, बायोलॉजिकल डिजास्टर, ये है। और फिर मैन मेड डिजास्टर में रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, सिविल एविएशन, माइन डिजास्टर, स्टैम्पिड। स्टैम्पिड मतलब वो होता है ना, चेंगा चेंगी होती है, बहुत सारे लोग टेम्पल पे वगैरह जाते हैं, और लेकिन गर्दी भीड़ बहुत होने की वजह से क्या होता है, वहां पे स्टैम्पिड हो जाती है, काफी सारे लोग मारे जाते हैं। देन इंडस्ट्रियल केमिकल डिजास्टर, जो अभी का भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो, फायर्स, फायर्स वगैरह जो अपने सिटीज में वगैरह काफी होते हैं। देन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल जो कन्वेंशन वगैरह है, जैसा ह्यूगो फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर असेसमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये ऐसा देखा जाए तो काफी आसान है। नेचुरल डिजास्टर में तो बस आपको इतना पता जान लेना है कि मतलब अर्थक्वेक मतलब क्या रहता है, और बाकी अर्थक्वेक की कुछ रिसेंट में हुआ है तो उसका एग्जाम्पल, या कुछ फेमस अर्थक्वेक। बाकी सारी चीजें वही कॉमन ही रहती है, मिटिगेशन जो स्ट्रेटेजीज रहते हैं, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, ये सब तो कॉमन ही है। वो एक दो आप पढ़ लोगे तो मतलब पूरा सब वही रिपीट होता है। ओके, अब देखो आगे आते हैं। हजार्ड डिजास्टर क्या रहता है ये देखेंगे। पहले हजार्ड, व्हाट इज हजार्ड? जिस चीज से आपको धोखा रहता है उसको हजार्ड कहते हैं। A phenomena that has potential to cause disruption or damage to people with their environment and their environment, जो लोगों को या फिर उनके प्रॉपर्टी को, उनके इन्वायरमेंट को, जिससे क्या है डैमेज हो सकता, ऐसी चीज को हजार्ड कहते हैं। जैसा एक आग है समझो, आग है, तो वो आग क्या है, हजार्ड हो सकती है, हजार्ड धोखा है, उससे डैमेज हो सकता है जब वो आग कोई एक एरिया की मतलब सपोज कोई एक आग लग गई, कोई एक, आपका मतलब लैंड माइन है, लैंड फिल जिसको कहते हैं, कचरा डेपो है, वहां पे आग लग गई। अभी वहां तक है तो ठीक है, लेकिन वो ह्यूमन हैबिटेशन कॉलोनीज में आ गई तो वो क्या होगा, डिजास्टर हो जाता। हजार्ड मतलब उससे धोखा है, आग से। जब वो लेकिन एक्चुअली जब ह्यूमन को लॉस पहुंचाती है उसको डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर मतलब अ सडन कैलामिशियस इवेंट ब्रिंगिंग ग्रेट डैमेज, लॉस एंड डिस्ट्रक्शन इनटू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे वो हाउ डज अ डिजास्टर डिफर फ्रॉम अ हजार्ड। डिजास्टर और हजार्ड में क्या डिफरेंस है बोलते हैं, देखो। अ hazardous event becomes a disaster only when there is interaction with human. If there is no interaction, there would be no disaster. For example, a volcanic eruption in remote, unpopulated area or a landslide in unsettled land. Suppose क्या हुआ, अंटार्कटिका में क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गई। अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो वो क्या है, हजार्ड हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट डिजास्टर। हाँ, लेकिन यही अगर लैंडस्लाइड हमारी वेस्टर्न घाट में होती है और 10-12 लोग मारे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजास्टर बोलेंगे। अगर कोई मून पे अर्थक्वेक आ रहा है तो नहीं, वो हजार मतलब डिजास्टर नहीं है, लेकिन वो अर्थ पे कोई मुंबई सिटी में आ गया तो वो डिजास्टर होगा। ओके, तो डिजास्टर में क्या एक्चुअल हार्म होती है, ये चीज है। देन और एक टर्म आती है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या रहता, refers to inability to withstand the effects of a hostile environment, that is propensity of the things to be damaged by a hazard। इसमें क्या रहता है, कौन कितना प्रोन है एक डिजास्टर के लिए, कितना ससेप्टिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कोस्टल सिटीज है वो मतलब साइक्लोन्स के लिए क्या रहते हैं, ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे रहते हैं या ओल्ड एज पॉपुलेशन है, तो ये क्या डिसीजेस के लिए वल्नरेबल है। तो वल्नरेबिलिटी में तो कौन कितना ज्यादा ससेप्टिबल है उसको वल्नरेबल कहते हैं। ओके, देन इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स, नेचुरल हजार्ड्स और मैनमेड। नेचुरल में क्या रहता है, ये नेचुरल सिस्टम नेचुरल डिसरप्शंस की वजह से हो जाता है, इसमें ह्यूमन का रोल नहीं रहता, जैसा अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फ्लड। और मैनमेड डिजास्टर में जैसा फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन कॉजेस की वजह से होता है, अर्बन फायर, रेल रोड एक्सीडेंट, बॉम्ब ब्लास्ट, ये क्या है, मैनमेड डिजास्टर है। ओके, ये नीचे वाला बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, जनरल इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर पूछने दो, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते बोले तो यही चीजें रहती, कॉमन रहता है। क्या होगा, सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ, कई सारे लोगों की जानें जाएंगी। ओके, किल्लारी में अर्थक्वेक आया था, लातुर में,
1993 में। ओके, अराउंड 10,000 पीपल की डेथ हो गई थी हिल्लारी अर्थ पे। ओके, ऐसे अपने रीजन के तेलंगाना में कुछ हुआ है तो आज के एक वगैरह मालूम रहना चाहिए कब हुआ था। लॉस ऑफ लाइफ होता है, इंजरी होता है, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं, डैमेज डिस्ट्रक्शन टू द प्रॉपर्टी, घर वर सब टूट जाते, डैमेज डिस्ट्रक्शन टू द प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह ये सारों का लॉस होता है, लाइफस्टाइल का डिसरप्शन होता है, लोगों का रोजगार चला जाता है, डिसरप्शन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज लाइक पीडीएस शॉप्स, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह, डैमेज टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह इसके भी मतलब डिस्टर्ब, ये भी मतलब रोड्स का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ टू गवर्नमेंटल सिस्टम्स ये तो होगा ही, नेशनल इकोनॉमिक लॉस, वो जो विलेज है गांव है वो रीजन है जितना प्रोडक्शन कर रहा था वो अब नहीं होगा कुछ दिनों तक, सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल आफ्टर इफेक्ट, साइकोलॉजिकल मतलब दिमागी असर भी होता है, सपोज किसी के घर किसी के भाई मर गए, किसी के फादर मर गए, किसी की बेटा मर गया, तो वो क्या हो गया साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये भी चीज होती है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन, इन्वायरमेंटल का भी लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी की भी मतलब बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो जाता, ये सारी चीजें हैं जो मतलब इम्पैक्ट है डिजास्टर के। ओके, इसके बाद ये सारा उतना पढ़ने की जरूरत है, साइकोलॉजिकल वगैरह ये सारा जनरल पॉइंट्स है। अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या रहता है। ओके, सबको आवाज वगैरह क्लियर है ना, ऑडियो क्लियर है सभी को, ऑडियो क्लियर आ रहा है। Yes, sir. ओके ठीक है, अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या रहता है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विथ ऑल द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसी, इन पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स रिकवरी इन ऑर्डर टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। ओके, डिजास्टर ये डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि सपोज कोई एक डिजास्टर है, कोई रीजन है जहाँ पे डिजास्टर आने के चांसेस हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आने से पहले प्रिवेंशन मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस ये सारी चीजें करवाओ, और अगर बाय चांस आ गया तो आने के बाद क्या है, रिस्पॉन्स और रिकवरी, वहां पे रिहेबिलिटेशन वगैरह ये सारी चीजें आपको कराना है। तो इन सारी चीजों को एक साथ में जब हम पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेज, मतलब यहाँ पे प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर ये सारे मतलब स्ट्रेटेजीज आएंगे। अब देखो इंडिया में भी डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, इंडिया ने भी अपना डेफिनेशन दिया है अंडर एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये एक्ट हमने लाया था, इंडिया में सुनामी आई थी। ओके, याद रखो ये बहुत ही मतलब बड़ी सुनामी थी, अराउंड दिसंबर 2004 में आई थी। ओके, तो ये अब कई हजारों लोग मारे गए इसमें, तब इंडिया ने क्या किया, फौरन ही नेक्स्ट ईयर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया। ये एक्ट में पूरा डिटेल में दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, उसका प्लानिंग कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा। तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी दी है। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस of planning, organizing, coordinating, implementing measures which are necessary or expedient for, मतलब वो पूरे ऐसे डिजास्टर इम्पैक्ट को कम करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डेंजर, मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये आगे के तो जनरल पॉइंट है। ठीक है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उतना याद रखना बस, और डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ लिए तो समझ में आ जाता अपने को। और अगर ग्लोबल लेवल की अगर बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ, तो उसमें देखो कुछ माइलस्टोन्स हैं। जैसा फॉर एग्जांपल एक रहता है इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। यूनाइटेड नेशन क्या करता है पता है, कोई चीज को उसको हाईलाइट करना है तो उसको क्या बोलेगा, सपोज 2023 विल बी द ईयर फॉर, अब उसको सपोज हाईलाइट करना है, कोई सोशल इशू है वगैरह वो बहुत हो रहा है, तो वो क्या करता है उस साल की थीम वो बनाता है, 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर सपोज डिफ्रेशन, ऐसा, या फिर कोई भी दूसरा इशू, जेंडर डिस्पैरिटी वगैरह। और और उसके आगे लेवल पे क्या करता है, कभी कभी एक पूरा डिकेड ही डिक्लेयर करता है, ये डिकेड उस चीज के लिए है। तो ऐसा ही 1990 टू 2000 ये जो डिकेड था
यूनाइटेड नेशन ने सेट किया था इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। तो 10 साल में क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों में अवेयरनेस जनरेशन करते हैं, गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज अपनाओ वगैरह। ओके, तो एक चीज ये हो। दूसरा, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए थे बड़े बड़े डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस है योकोहामा स्ट्रेटेजी फॉर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1994। योकोहामा ये जापान में है। ओके, और प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड इस्तांबुल, ये योकोहामा वाला याद रखना। ठीक है, फिर ये वर्ल्ड लेवल पे हुआ। वर्ल्ड लेवल पे ये 3 मेजर समिट है, वो बाद में भी आएंगे, मैं अभी बता देता हूँ। योकोहोमा, योकोहोमा स्ट्रेटेजी 1994 में है। फिर उसके बाद आता है ह्यूगो फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005। और तीसरा है सेंदाई फ्रेमवर्क, अभी फिलहाल सेंदाई चल रहा है। सेंदाई फ्रेमवर्क ये आया था 2015 में, तो ये अभी फिलहाल यही चल रहा है। ओके, ये याद रखो, फ्रेमवर्क हो गया, स्ट्रेटेजीज हो गए, तो ये या फिर कन्वेंशन, ये लीगली बाइंडिंग नहीं रहते, नॉट लीगली बाइंडिंग। सपोज इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है, तो मतलब ये इंडिया को मतलब गाइडलाइन बोल के काम करते हैं, इंडिया को ऐसा कंपल्जन नहीं कि ये चीज करना ही चाहिए। ओके, तो इसको नॉन लीगली बाइंडिंग कहते हैं। और जो लीगली बाइंडिंग रहते हैं, अगर उसमें सपोज कोई कंट्री साइन करता है ना, तो उसको पूरा वो फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर, ऐसा रहता है। ठीक है, अब इंडिया में देखो, until 2000 the responsibility of disaster management was with agriculture ministry following recommendation of high power committee, HPC मतलब high power committee, it was transferred to ministry of home affairs। अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश इन 2005। ये एनडीए में एक बहुत बड़ी लेवल की बॉडी बनाई गई, हाई पावर्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 में पास कराया गया। मुझको बताओ, ये एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरमैन कौन रहता है? इसका चेयरमैन एनडीएमए का कौन रहता है? एनीबडी? हाँ, सर प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। देखो, ये बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, लेकिन इसका चेयरमैन है पीएम, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। जो जो बॉडीज का हेड पीएम है, ऐसे बॉडीज हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर नेशनल ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब आप मेंस लिखोगे ना, मेंस में भी ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह आता है, GS3 में है शायद। तो इसमें ये डायग्राम, बस ये सर्कल निकाल के ये सिर्फ ऐसे नाम लिख देने का, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स, रिकवरी, डेवलपमेंट। तो ये क्या है मतलब, ये मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो रहता है ना, इसको 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। ये रहता है, ये साइड में प्री डिजास्टर, डिजास्टर आने से पहले क्या करना है, और डिजास्टर आने के बाद क्या करना चाहिए। आने से पहले क्या है, प्रिवेंशन करो। प्रिवेंशन जैसा, सपोज मुंबई में फ्लड बहुत आते हैं, तो क्या करेंगे, अगर रेनी सीजन आ रहा है तो उससे पहले ही सारी जो रिवर्स है उनका डिसल्टेशन कराओ, जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह है वो सबको निकाल दिए। फिर से क्या होता है, प्रिवेंशन होता है। मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। मिटिगेशन मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी कम कराना है। ओके, वो जो डिजास्टर है। और प्रिपेयर्डनेस मतलब हम कितना रेडी हैं। मिटिगेशन में क्या कर सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल, जैसा फ्लड की बात ले लो। फ्लड ज्यादा ज्यादा आते हैं मुंबई में, तो क्या करेंगे, रिवर के जो बैंक है वहां पर क्या हम तैयार करेंगे, इम्बैंकमेंट, उसकी हाइट बढ़ा देंगे, इम्बैंकमेंट। या फिर इसी तरीके से अ, अ, और क्या कर सकते हैं फ्लड कम करने के लिए, वाटर ड्रेन्स या फिर लेक्स वगैरह बना दिए, ताकि वहां पे वाटर स्टोर हो जाए। ठीक है, इसके बाद प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस में क्या चीजें आती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिए, सबके मैसेजिंग सिस्टम ऐप बना दिए, जब भी चांस रहा कि ऐसे सब फ्लड आने के चांस, कल बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, तो सबको मैसेज चला जा रहा है, लोग वो हिसाब से फिर प्लान करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह इसमें आएगा प्रिपेयर्डनेस। ओके, तो ये चीजें रहती है इसमें, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, नाम याद रखो बस। और
बाद में एक बार डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर आने के बाद जो इमीडिएट जो रहता है रिस्पांस रहता है, जो इवैक्यूएशन वगैरह, लैंडस्लाइड हो गया, कई सारे लोग मलबे के अंदर दब गए, तो उनको क्या करना है आपको, इवैक्यूएट वगैरह करना है, जो इंजर्ड है उनको हेल्थ हॉस्पिटल में भर्ती करना है, जो डेथ है उनको पहचानना है, ये सारा रिस्पांस होता है। रिकवरी थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म वाला रहता है, इसमें मतलब लोगों को रिहैबिलिटेट वगैरह करो वगैरह ये सारे। और डेवलपमेंट मतलब ये तो और आगे चल के वो फिर से रिजुनेट वगैरह करना है, रिवाइव इकोनॉमी, वो सारी चीजें आपको करना है। तो इस तरीके से ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल रहती है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, डेवलपमेंट। ओके, ये आ रहा है समझ में? ये चीजें आ रही है समझ में? जी सर। आ रहा है ना? ठीक, ओके। इसके बाद देखो, हाँ, अब ये नीचे का तो ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट वो पढ़ लिए तो काफी रहता। हम्म, अब हम देखते हैं और एक चीज रहती है यहाँ पर, ये बॉक्स वॉक्स भी देखना नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। एक टर्म आती है, मैं एक मिनट चेक करता हूँ यहाँ पे है क्या। जैसा हमने देखे प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, और एक टाइप है डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रेटेजीज का, डिजास्टर मैनेजमेंट का। उसमें क्या रहता है, जैसा स्ट्रक्चरल मेजर्स एक रहता है और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स और दूसरा रहता है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर। स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या है, कोई आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई नई चीज बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वो स्ट्रक्चरल मेजर्स में आती है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये क्या है, इसमें कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन तो बिल्डिंग ही नहीं, कुछ कोई भी चीज आप बना रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किए, फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं कोई रीजन में, तो आपने शेल्टर शेल्टर होम्स तैयार किए। शेल्टर होम्स मतलब लोगों को, मतलब लोग जो डिस्प्लेस होंगे उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए। ओके, या फिर आपने हॉस्पिटल्स बनाए, या फिर आपने अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स बनाए, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। तो ये सारे क्या है आपके स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, जिसमें क्या आता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, डेवलपमेंटल एक्टिविटी आती है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, इसमें क्या रहता है, देखो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस, ये क्या करती है, इशू करती है। तो ये इशू करना मतलब नॉन स्ट्रक्चरल, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, या फिर डिजास्टर आने के बाद आपका कैसा रिस्पॉन्स रहना चाहिए वगैरह, तो इसको कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। ये आए समझ में, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल आ रहा है ना समझ में? ओके, Yes, sir. हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ, तो ये हमने मिटिगेशन वगैरह करने के मेजर्स वगैरह देख लिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ना, याद रखना 3 लेवल पे होता है, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और चलो लोकल, फोर्थ ईयर भी है समझो, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ब्रॉडली हम 3 पकड़ते हैं। तो ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब ये बनाया गया जो हमारा एक्ट था, डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट था ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके अंडर में ये स्ट्रक्चर बनाया गया। तो अब देखो, सबसे पहले आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो एनडीएमए है अपनी, ओके, इसका जो चेयरमैन रहता है पीएम रहता है, और इसके अदर 9 मेंबर्स, टोटल 10 लोग हैं समझो, चेयरमैन प्लस 9 अदर मेंबर। देन उसके बाद ये जो है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेंगी। और इसके बाद ये भी याद रखना, ये है सेंट्रल लेवल पे, ये आती है एनडीएमए सेंट्रल लेवल। ओके, इसके बाद जो स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेंगी, इसका भी जो चेयरमैन रहेगा सीएम रहेगा, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। और इसमें कितने, इसमें भी 9 मेंबर प्लस सीएम। देन इसके बाद इसके नीचे लेवल पे
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेंगी। ये 7 मेंबर बॉडी रहेंगी, चेयर्ड बाय डीएम। डीएम जो कलेक्टर रहेगा वो इसका चेयरमैन रहता है। ओके, ऐसा याद रखो, पीएम, सीएम, डीएम, ऐसा रहता है स्ट्रक्चर। तो ये लोकल मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो रहेगा। इसी तरीके से अपने पास और क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। एक इंस्टीट्यूशन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट का वगैरह स्टडी करती है, कई सारे कोर्सेज चलाती है। वो न्यू दिल्ली में है, उसको बनाया गया 1995 में। 1995 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया। ओके, और इसी तरीके से जो पीवाईक्यू जो है अपना नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो कहां पर है, कौन से मिनिस्ट्री में आता है, ऐसा क्वेश्चन था ना। तो वो भी आता है अफेयर्स में, मैं बताता हूँ। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये देखो यहाँ पर, ये भी मिनिस्टर होम अफेयर्स में आता है। बस यही चीजें हैं जिस जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखो आगे आते हैं। ये तो हमने देख ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पीएम इसका चेयरमैन रहता है, और 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से इसको बनाया गया। इसके काम क्या है, बस 2-3 फंक्शन पढ़ लेने का, पूरे भी नहीं। लेड ऑन पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉलिसीज वगैरह रहते हैं वो तैयार करने का काम एनडीएमए करता है। अप्रूव द नेशनल प्लान, नेशनल लेवल पे कोई प्लान बनता है तो उसको अप्रूवल यही देता है। देन अप्रूव प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्लान वगैरह। तो इन शॉर्ट ये जो प्लानिंग वगैरह पूरा होता है, इसके लेवल की जो टॉप बॉडी है वो एनडीएमए है। ओके, फंक्शन नहीं भी पड़े तो चल जाता है। फिर ऐसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ओके, और ये जो हमारा है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। फोर्स मतलब इसमें क्या रहता है, आर्म फोर्सेस रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, डिजास्टर जहां पे भी हुआ लैंडस्लाइड वगैरह, वहां पे जाके ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। तो इसको भी बनाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और जो जैसा कि ये पीवाईक्यू है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अंडर एमएचए आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये याद रखो। देन इसका काम क्या है, प्रोवाइड स्पेशलाइज रिस्पॉन्स फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ इन केस ऑफ डिजास्टर, नेचुरल और मैनमेड। असिस्टेंट टू द सिविल अथॉरिटीज। मेरी आवाज आपको क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, रोल ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ काम क्या करता है, प्रोवाइड स्पेशलाइज रिस्पॉन्स फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ इन केस ऑफ डिजास्टर, नेचुरल एंड मैनमेड। और और असिस्टेंट टू द सिविल अथॉरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल ड्यूरिंग आफ्टर डिजास्टर। डिजास्टर वगैरह हुआ तो वो रिलीफ, सिविल अथॉरिटी जो लोकल म्यूनसिपालिटीज वगैरह है, उनको हेल्प भी करता है रिलीफ मटेरियल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में। ओके, तो ये इसके काम वगैरह थे जो अभी हमने देख लिए। अब इसके बाद जो इंडिया का ये एक्ट हमने अभी देख लिए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आवाज मेरी आ रही है ना सभी को? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज यस आ सर। रही है आप लोगों को? ठीक है। हाँ, तो ये जो एक्ट है, एक्ट के अंदर में बनाया गया एंड सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, 3 चीजें हैं। इसके बाद देखो, द एक्ट आल्सो प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिजास्टर रिस्पांस फंड। एक डिजास्टर रिस्पांस फंड भी बनाया जाएगा, और डिजास्टर मिटिगेशन फंड एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो एक ऐसे फंड्स वगैरह भी बनाए गए हैं। ओके, जिसमें से जो पैसा रहेगा वो मदद करेंगे। देन हमारे पास एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी है। इसमें मतलब प्लान है कि मतलब कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो इसमें याद रखो, इट इज द फर्स्ट यूर नेशनल प्लान प्रिपेयर्ड इन द कंट्री फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा पहला प्लान था। एंड इट हैज बीन अलाइन ब्रॉडली विद द गोल्स एंड प्रायोरिटीज सेट आउट बाय सेंदाई फ्रेमवर्क। जो सेंदाई फ्रेमवर्क है वो आगे हम देखेंगे,
तो उसके अकॉर्डेंस में इसको बनाया गया है। बस इतना याद रखो, ईयर याद रखना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016। ये नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। इतना कुछ खास है नहीं, इसलिए स्किप कर सकते इसको। ओके, फिर इसी तरीके से इसको मतलब ये पॉलिसी है, बस ये नाम याद रखो। एक बार इसका नाम पढ़ लो, पॉलिसी है 2009 में आई थी, और प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा है, ये भी डिजास्टर से रिलेटेड है। बाकी नीचे वाले पॉइंट नहीं पढ़ना है, बस इतना पता रहना कि डिजास्टर से रिलेटेड है। ओके बस। और फिर आगे देखो, इसके बाद क्या है, अब एक एक डिजास्टर, अब नेचुरल डिजास्टर है, वो क्या रहते हैं, उसका एरियाज कौन सा है, और उसको मिटिगेशन कैसे किया जाता है। ये काफी सिंपल पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से स्टार्ट होता है, यहाँ याद रखना, के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज ग्रुप द कंट्री इनटू 4 सिस्मिक जोन। 4 जोन है, ये हमने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी देखा था। और जोन, और इसमें क्या क्या आता है, जो हिमालयन वाला जो बेल्ट है वो आता है, और उत्तराखंड, हिमाचल, जेके, गुजरात, अंडमान। ये जो एकदम रेड कलर वाला है, डार्क रेड जो है, वो जोन 5 है, वेरी हाई रिस्क जोन, ये वाला। तो यहाँ पर ज्यादा रिस्क रहता है, और गुजरात का पार्ट भी आता है। उसके जो एडजेसेंट वाला रीजन है वो जोन 4 है, और जोन 4 के नीचे ये आता है। ठीक है, ये चीज याद रखो। मुंबई और कोलकाता ये आते हैं जोन 3 में, मुंबई कोलकाता जोन 3 में आते हैं। हैदराबाद आता है, हैदराबाद शायद जोन 2 में आता है। ओके, हैदराबाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, जोन 5, 4, 3, 2, 1 नहीं है। रिस्क जोन, हाई रिस्क जोन, देन मॉडरेट रिस्क जोन, और लो रिस्क जोन। ये चीज हो गई। मैप एक बार देख लेने का। और बाकी इसके बाद देखो, कुछ खास इसमें तो है नहीं। ये देखो, ये जो स्ट्रेटेजीज रहते हैं, प्री डिजास्टर प्रिवेंटिव मेजर्स, और मीडियम टर्म पोस्ट डिजास्टर मेजर, ये एकदम जनरल चीजें रहती है। जैसा वो क्या बोलेगा, लॉन्ग टर्म में क्या करो, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनाओ, लोगों को गाइडलाइन इशू करो, और इसी तरीके से अर्थक्वेक प्रूफ वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाओ। ऐसा ये जनरल चीज रहती है, आप पढ़ के देख के भी मतलब आप ठीक कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसा ही देखो, यहाँ पर बिल्डिंग कोड्स रहते हैं, बिल्डिंग कैसे बनाई जानी चाहिए। तो ऐसे एक पॉइंट मैं ऐड किया हूं यहाँ पे। एक रहता है ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, इसमें दिया जाता है कि मतलब आपने बिल्डिंग कैसे बनानी चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो, और वो बिल्डिंग मतलब इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली बिल्डिंग बने आपकी। तो उसमें ऐसे बिल्डिंग रहते हैं जिसमें एनर्जी कंजम्पशन वगैरह कम से कम होता है। ओके, तो इसके मतलब 3 टाइप के सिस्टम है ये। उसके नाम थोड़े से पता रहना अपने को, वैसे इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसा टेरी नाम की बॉडी है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये निकालते हैं ग्रीहा। बस ये नाम याद रखो, ग्रीहा एक ग्रीन बिल्डिंग कोड है, स्टैंडर्ड से। कोई अगर बिल्डिंग वो कोड के हिसाब से बनाई जाती है, तो ग्रीहा क्या करता है, उसको सर्टिफिकेट देता है ग्रीन बिल्डिंग का। ऐसी और एक बॉडी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसके जो कोड्स हैं उसको हम कहते हैं ईसीबीसी, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स। और एक आईजीबीसी है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड्स। इसके जो कोड है, लीड नाम का इसका इंडेक्स रहता है, LEED, लीडरशिप एक्सलेंस इन एनर्जी, ऐसा कुछ तो भी है। ओके, तो लीड कौन निकालता है, तो आईजीबीसी। ईसीबीसी कौन निकालता है, BEE। और ग्रीहा टेरी। कभी कभी पूछ सकता है, बस एक बार देख लें। देन इसके बाद अगर होलकैनिज्म की बात की जाती है, होलकैनोस की, तो इंडिया में ऐसा एक्टिव होलकैनो एक ही है। ओके, तो इसका मतलब इंडिया उतना ज्यादा प्रोन नहीं होलकैनो को। एक्टिव होलकैनो एक ही है, उसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरल आइलैंड ये अंडमान सी में है। इट इज द ओनली कंफर्म्ड एक्टिव होलकैनो इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका जो रिसेंट इरप्शन हुआ है 2017 में हुआ है। ओके, वो क्या स्टेटमेंट में देगा, बैरर वोल्केनो इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि इट हैज बीन नॉट इरप्टेड सिंस 1990। ऐसा नहीं है, लास्ट इरप्शन कब हुआ है, 2017 में। अब ये भी 5 साल पहले इसका इरप्शन हुआ था, याद रखो। देन वोल्केनो को अपने लिए उतना कुछ डेंजर नहीं है, उसका ट्रॉपिकल साइक्लोन।
साइक्लोन हमने कल ही डिस्कस किया था। इसमें क्या रहते हैं, दे आर लो प्रेशर एरियाज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कपल्ड सिस्टम एंड आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑफ द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, ओशन सरफेस पे हीटिंग होती है, जैसे अपना बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। हीटिंग की वजह से एयर क्या होती है, हल्की हो जाती है, और एयर डेंसिटी कम होती है और ऊपर जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। जहाँ लो प्रेशर, हीटिंग हो रही है मतलब लो प्रेशर, और जो बाहर वाला रीजन जो रहते हैं वहां पे हाई प्रेशर रहता है। तो अब क्या होता है, बाहर से विंड्स अंदर की तरफ आते हैं, ऐसा। और ये सर्कुलेटरी मोशन सेट होता है, इससे साइक्लोन बनेगा। और ये साइक्लोन आएगा आपका मतलब बे ऑफ बंगाल से ओडिशा में, आंध्रा में। तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन पूछता है तो ईस्ट टू वेस्ट, और ऐसा रोटेशन की डायरेक्शन पूछता है तो एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्योंकि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ओके, ये याद रखो। इसके बाद देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ रिसेंट एग्जांपल भी थोड़ा सा नाम हमको पता रहे ना। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम करते हैं इसको। हाँ, रिसेंट साइक्लोन इन इंडिया, अरेबियन सी। इंडिया में दोनों साइड से साइक्लोन आते हैं, अरेबियन सी से भी, बे ऑफ बंगाल से भी। लेकिन याद रखो, बे ऑफ बंगाल से बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ज्यादा इनक्लोज है और हीटिंग भी ज्यादा होती है वहां पे। ये देखो, अरेबियन सी में जैसा अभी रिसेंट में तोकते आया था, और उससे पहले निसर्ग, तोकते, निसर्ग। और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जवाद, साइक्लोन यास, साइक्लोन गुलाब, साइक्लोन अम्फान। जवाद, यास, गुलाब, अम्फान, ये भी रिसेंट के एग्जाम्पल है। देन ये जो नेमिंग ऑफ साइक्लोन है, ये कौन करता है? तो नेमिंग ऑफ साइक्लोन इन इंडिया, इंडियन ओशन इज डन बाय आईएमडी। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वही नेमिंग करता है। पर ये जो नाम रहते हैं ना, नाम, इसको एक लिस्ट दी जाती है। यहाँ पर टोटल अराउंड 13 कंट्रीज हैं। 13 कंट्रीज क्या करते हैं, हर कंट्री अपने 13, ईच कंट्री 13 नाम की लिस्ट देती है, 13 नाम, 13 नेम्स की लिस्ट देती है, और वो सीक्वेंस से दे अरेंज करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, अब इंडिया ने 13 नाम दिए, तो इंडिया का एक नाम आएगा, फिर उसका बांग्लादेश का, फिर दूसरा म्यांमार का, ऐसा 13 कंट्री का एक राउंड होने के बाद फिर इंडिया की बारी आएंगे। तो ऐसा ये नेमिंग रहता है, आईएमडी करता है, याद रखो। हाँ, अभी साइक्लोन प्रोन एरियाज, तो ऑब्वियस है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आता है, तो बे ऑफ बंगाल से जो टचिंग कोस्टल स्टेट्स हैं वो यहाँ पर ज्यादा प्रोन रहे। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, तमिलनाडु। फिर अरेबियन सी में साइक्लोन आते हैं, केरला, यहाँ पे गुजरात का जो गल्फ वाला पार्ट है, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, ये रीजन में भी साइक्लोन ज्यादा आते हैं। ओके, ये चीज है, बस मैप देख लो। इसके बाद देखो, हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। है ना, ठीक है, ओके। हाँ, और ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट वगैरह ये स्कीम्स है कोस्टल रीजन के लिए वगैरह, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, अपने भी इतना डेप्थ में नहीं जाना। हाँ, अब इसके बाद आता है सुनामी का नंबर। सुनामी क्या रहता है, सीरीज ऑफ वाटर वेव्स कॉज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर, यूजुअली एन ओशन। जब ओशन में का जो वाटर है, ह्यूज क्वांटिटी वाटर डिस्प्लेस जब हो जाता है ना, तब सुनामी आते हैं। देखो, सुनामी के दो रीजन हो सकते हैं, मतलब एक तो क्या हो रहा है, तुम्हारा जो ओशन बॉटम है, ये पूरा आपका ओशन है, और ओशन बॉटम पे अगर कोई यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो तब क्या होता है, ये मतलब सुनामी आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ये ब्रेक होगा। ओके, फिर ये कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा वगैरह, तो फिर वाटर बहुत सारा डिस्प्लेस हो रहा है। अब नीचे से अगर वाटर डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ऊपर तक होता है, बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, और इससे सुनामी आते हैं। ओके, सुनामी जो वेव्स है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखो।
जो डीप ओशन रहता है ना, एकदम ओशन के बीचों बीच वगैरह, ये जो वेव्स रहते हैं ना, बहुत ही इनकी वेवलेंथ ज्यादा रहती है। वेवलेंथ ज्यादा है, और स्पीड भी मतलब इनकी ज्यादा रहती है। वेवलेंथ मतलब ऐसा जो ये ऐसे कर्व्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसे एकदम कम रहे, मतलब ज्यादा रहेंगे ऐसी वेवलेंथ। अगर आप ओशन में, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सुनामी आई है। लेकिन जब ये कोस्ट की तरफ जाता है ना, तो तब क्या होता है, इसके क्योंकि अब कोस्ट की तरफ अब ऐसा स्लोप आपका बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है लैंड की, तो अब इसको इससे उसका फ्रिक्शन हो रहा है। तब क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन स्पीड कम होगी, ये वेवलेंथ भी कम हो जाती है। अब देखो, वेवलेंथ अब पहले ऐसा इतना लंबा था, अब क्या हो रहा है, ऐसा इतना छोटा सा हो रहा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ भी आपकी कम हो जा रही, और स्पीड भी कम हो रही। लेकिन वेव की जो हाइट है, ये जो हाइट है ना वेव की, पहले कम थी, पहले इतनी है समझो। अब वेव की हाइट बढ़ जा रही, हाइट बढ़ती है, स्पीड भी कम होती है। और ये ज्यादा हाइट रहने की वजह से ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर से भी चले जाते हैं। वेव्स विच इम्पैक्ट द कोस्ट मे बी सेपरेटेड बाय आवर्स एंड फर्स्ट वेव मे नॉट बी लार्जेस्ट। ऐसा बोल रहा है कि मतलब सपोज एक 10 बजे कोई एक वेव आ गई, छोटी वेव, तब फिर बाद में 12 या 1 बजे बड़ी वेव आएंगी। ऐसा मतलब धीरे धीरे वेव बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था, मतलब इतने बड़े वेव अभी तक आए ही नहीं थे। बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी चले गए इसमें बह के। इसलिए इसका नाम सुनामी, सुनामी मतलब जायंट वेव्स। ओके, जापानीज वर्ड है ये, याद रखना। तो कोस्ट के पास ही आते हैं, तो इनकी स्पीड कम होती है, लेकिन वेव की जो हाइट रहती है वो बहुत बढ़ जाती है। ये जो रीजन है, अंडमान निकोबार के पास का, ओके, तो यहाँ पर ये सुनामी प्रोन रीजन है, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक होते हैं बहुत सारे। अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो ओशंस में हो गए तो वहां से सुनामी जनरेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान के पास मकरान नाम की जगह है, यहाँ पर भी अर्थक्वेक वगैरह होते हैं। ओके, और ये जो सुमात्रा वाला जो सुनामी आई थी इंडिया में 2004 में, वो सुमात्रा के पास वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है। ओके, इसके बाद देखो स्ट्रक्चरल मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल, यह भी हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चरल में कुछ कंस्ट्रक्शन रहता है, और नॉन स्ट्रक्चरल में गाइडलाइंस रूल्स रहते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल में क्या करो बोल रहा है, सुनामी अगर आपको उसके इंटेंसिटी कम करना है, तो प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव एंड कोस्टल फॉरेस्ट। जो मैंग्रोव वगैरह रहते हैं ना, मैंग्रोव ट्री जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, बीचेस पे वगैरह, मैंग्रोव फॉरेस्ट उसको बढ़ाओ। क्योंकि वो क्या करते हैं, सुनामी वेव की इंटेंसिटी कम कर देते हैं। इसको शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, वेव्स वगैरह आए तो उसकी उसको ब्रेक करते हैं, एक्ट्स एज अ शेल्टर। देन इसी तरीके से और क्या करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक सी वॉल्स, कोरल रीफ्स वगैरह, ये सारों को भी प्रमोट करो। कोरल रीफ भी क्या शेल्टर की तरीके से ऐड करते, वो भी वेव्स को वगैरह एब्सॉर्ब करते। ये चीज भी है। ठीक है, इसके बाद देखो नॉन स्ट्रक्चरल में वही है, कि मतलब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल जोन रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन। देन क्या और क्या कर सकते हैं, हजार्ड मैप्स वगैरह बनाओ, मैप्स वगैरह बनाओ। जैसा वो अर्थक्वेक के मैप है ना, जहाँ पे कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम। तो जहाँ पे ज्यादा रिस्क है वहां पे उतने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी उतने मेंटेन रखो। तो ये सारे नॉन स्ट्रक्चरल में आते हैं। ठीक है, तो हमने साइक्लोन देख लिया, अर्थक्वेक देख लिया, सुनामी देख ली। अब लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या रहता है, a process involving the downward and outward movement of a part of the slope forming material due to action of gravity। ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेब्रीज क्या हो रहे हैं, हाइट पे से नीचे आ जा रहे हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है। इसी को मास मूवमेंट भी कहते हैं, बड़ा इसका मतलब मास मूवमेंट का एक टाइप है लैंडस्लाइड। ओके, मास मूवमेंट में क्या होता है, अंडर इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी लार्ज क्वांटिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट मूव होता है। ओके, इसके कॉजेस क्या रहते हैं लैंडस्लाइड के, तो देखो, जैसा जनरली वेस्टर्न घाट हिमालयज में होता है, तो वहां पे ओरिजिन में क्या है, हेवी रेनफॉल है। इसी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा हो रहे हैं, रोड बिल्डिंग वगैरह, माइनिंग भी होता है। फिर इसी तरीके से हिमालयन वाला जो रीजन है, वो टेक्टोनिकली एक्टिव है। मतलब अभी भी हम हिमालय की इंडियन प्लेट अभी भी कोलाइड हो रही है यूरेशियन प्लेट से। तो वो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया तो फिर से लैंडस्लाइड भी होगा। ठीक है, तो इसी इसी तरीके से अनसस्टेनेबल टूरिज्म, टूरिज्म वगैरह बहुत ज्यादा भी किए,
तब भी मतलब इसके चांसेस रहते हैं लैंडस्लाइड के वगैरह। ठीक है। फिर इसके इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, वही लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। एक पुणे में बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था 2004 में। ओके। पुणे 2004 मैन मेड डिजास्टर ऐसा बोल रहा है, वो है क्या? लेकिन देखो कब हुआ था, लोकेशन याद रखो, मालिन विलेज में हुआ था, मालिन विलेज। वहां पर क्या होता है, गांव ही पूरा लैंडस्लाइड में चला गया, बारिश बहुत हो रही थी, और वो गांव एक हिल के बाजू में था, हिल के बॉटम पे। तो रात के टाइम पे वो लैंडस्लाइड होता है और वो पूरा गांव मलबे में चला जाता है। रात भर किसको खबर नहीं, सुबह जब वो वहां पे क्या है, वो एसटी बस जो रहती है अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट की, उसका स्टॉप रहता है। तो सुबह वो बस आ जाती है वहां पे। बस कंडक्टर देखता है तो वहां पे रुकाते हैं बस, तो वहां पे विलेज ही नहीं दिखता उनको। तो तब पता चलता है कि यहाँ पे रात में लैंडस्लाइड हुआ, फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो जाता है, पूरा गांव ही खत्म हो जाता है। ओके, तो ये लैंडस्लाइड वगैरह है। ये लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन, कहाँ कहाँ पे ज्यादा हजार्ड है, जो ऑरेंज और नेवी ब्लू वाला कलर है वहां पे ज्यादा हजार्ड है। तो याद रखो, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट वगैरह, यहाँ पर ज्यादा हजार्ड है लैंडस्लाइड का। ठीक है। इसके बाद अब देखो, फ्लड। फ्लड तो हमको पता है, फ्लड में क्या होता है, अरे हेवी रेनफॉल की वजह से वगैरह, या फिर रिवर में पैसेज उसको ब्लॉक कर दिए, तो तब भी मतलब ये होता है, फ्लड होता है। और फ्लड का एक टाइप रहता है फ्लैश फ्लड, जैसा एक 2 साल पहले हैदराबाद में भी आया था, 2-3 साल पहले। मतलब कम टाइम में ज्यादा बारिश होता है, और क्या होता है, फटाक से फ्लड आ जाता है। इसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। सिटीज में बहुत बहुत हो रहा है, ऐसा मुंबई में, हैदराबाद में। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो जो रिवर के जो फ्लड प्लेन्स है, तो उसमें इंक्रोचमेंट हो गया है, वहां पे ही लोग घर बना के रह रहे हैं। तो रिवर को पैसेज ही नहीं है फ्लो होने के लिए वाटर को। जैसा हैदराबाद में मुसी रिवर है, या फिर मुंबई में मीठी रिवर है, इनके पूरा इंक्रोच हो गया इनके फ्लड प्लेन को। तो फिर उसकी वजह से ये फ्लड ज्यादा आते हैं। ये इंडिया का फ्लड जोन मैप है। बस हमारा काम क्या है, ये हाईलाइट वाला पॉइंट देखना है और मैप देखते चलना है। ओके। जैसा गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बिहार में हर साल फ्लड आता। ये जो गंडक है, गंडक, कोसी, ये रिवर्स। फिर आसाम की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पर भी हर साल फ्लड आता। ओके, याद रखें। ठीक है, नीचे साउथ में भी गोदावरी वगैरह, याद रखें। इसके बाद देखो, अर्बन फ्लडिंग हो गई। देन ड्रॉट। ड्रॉट में क्या रहता है, इंडिया में याद रखो 70% रीजन जो है ड्रॉट प्रोन है। ड्रॉट मतलब वाटर स्कार्सिटी, डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल। ओके। वो तो क्या होता है, ड्रॉट होता है। ड्रॉट के टाइप ये हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किए थे, एक बार फिर से रिवाइज। मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट मतलब क्या, डिफिशियंट रेनफॉल। ओके, ठीक से लिखता हूँ। डेफिसिट रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग पीरियड। एक लॉन्ग पीरियड के लिए डिफिसिट रेनफॉल होगा तो वाटर स्कार्सिटी होगी, मतलब 1 साल 2 साल। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब जो वाटर रिजर्वायर्स रहते, लेक्स, रिवर्स, यहाँ का वाटर लेवल एक बिलो, वाटर जो है लेवल एक बिलो अमाउंट से कम होगा, एक बिलो लिमिट से कम होगा, तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे। थर्ड रहता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। यहाँ पर क्या रहता है, अगर आपका सॉइल जो है, सॉइल का मॉइस्चर कम हो जाता है एक पर्टिकुलर लिमिट से, उसको एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं। सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट बोल रहा है, तो मतलब इस पे क्या होता है, इन सारी चीजों का असर, मेटेरोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, लीड्स टू सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। मतलब जो पुअर लोग वगैरह है, वीकर सेक्शन है, इन पर ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। ये अपना ड्रॉट प्रोन रीजन है, आप ऐसा गेज भी कर सकते हैं, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है। जैसा मराठवाड़ा रीजन है, तेलंगाना का साउथ वाला पार्ट, कर्नाटका प्लेट्यू, ये गुजरात का सौराष्ट्र कच्छ है। यहाँ पर देखो, यूपी एमपी बॉर्डर पे 2 रीजन है, इनके नाम हमको पता रहना चाहिए। एक है बुंदेलखंड, इसका लोकेशन पूछता है, बुंदेलखंड, और दूसरा है बागेलखंड। यहाँ दोनों पर भी क्या है, वाटर स्कार्सिटी रहती है, ड्रॉट प्रोन रीजन्स है। ओके, तो राजस्थान में थर्ड डेजर्ट वगैरह तो ये सारा आएगा भी। ओके। इसके बाद देखो,
प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिपेयर्डनेस फॉर ड्रॉट वगैरह, ये आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। वही पूरी जनरल चीजें ही रहेंगी, क्या करना चाहिए ड्रॉट कम करने के लिए। तो पूरा वाटर कंजर्वेशन वगैरह कैसा करना चाहिए, फिर इसी तरीके से जो वाटर रिसोर्सेस हैं उसको मैनेज करो, सस्टेनेबल कंजम्पशन करो, फिर वाटर इंटेंसिव क्रॉप मत ले लो, क्लाइमेट जोन के हिसाब से फार्मिंग करो, ये सारी चीजें इसमें आती है। ये वाला बॉक्स थोड़ा सा देख लो, क्योंकि PYQ है ना अपना, ड्रॉट्स कम करने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसको देख ले बेटा। याद नहीं करना है, बस पढ़ लो, जनरल चीजें हैं। ऐसे नहीं भी पढ़ लिए तो कुछ मतलब इतना ये नहीं होता, जनरल है, आप गेस भी कर सकते। ठीक है, इसके बाद ये सारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर तो हमको पता रहता है कि मतलब फॉरेस्ट में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर। इसके कॉजेज दोनों भी रह सकते हैं, नेचुरल भी, मैन मेड भी। नेचुरल मतलब सपोज टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया वगैरह, ड्राइनेस है, या फिर आसमान से लाइटनिंग वगैरह हो गई, तो तब भी क्या होता है, फॉरेस्ट फायर होता है। मैन मेड कॉजेज जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, या फिर वुड कटिंग वगैरह, या फिर शॉर्ट सर्किट है, इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह भी जाते हैं ना फॉरेस्ट से, तो उससे भी हो सकता है। ट्राइबल ट्रेडिशन हो गया, ट्राइबल लोग भी जलाते हैं, तो ये सारी चीजें से भी फॉरेस्ट फायर हो सकती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या रहता है, ये जनरली ट्राइबल लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या करते हैं, अब जैसा हम लोग जो करते हैं ना वो सेटल्ड एग्रीकल्चर है, तो ट्राइबल क्या करते हैं, शिफ्टिंग। ये क्या करेंगे, कोई फॉरेस्ट पे जाएंगे, कट करेंगे फॉरेस्ट को, कट करेंगे फॉरेस्ट को, फिर उसको आग लगाएंगे, सेट ऑन फायर, ताकि वो मतलब लकड़ी जल जाएंगी, उसका ऐश उस सॉइल में चला जाएगा, इसलिए उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर वहां पे कुछ एक 4-5 साल वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, फिर वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर उस लैंड को अबॉन्डन करेंगे और न्यू फॉरेस्ट, नए फॉरेस्ट को कट करेंगे। ओके, और फिर वहां पे सेम ये साइकिल रिपीट करेंगे, तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। याद रखना, इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम रहती है और इन्वायरमेंट को इसका नुकसान भी होता है। पर ट्राइबल का इससे फेथ जुड़ा हुआ है। ट्राइबल क्या बोलते हैं, ट्राइबल का मानना यह है, अर्थ इज मदर गॉडेस। अर्थ क्या है, मदर गॉडेस है, अर्थ हमारी माँ है। और अगर अर्थ के ऊपर फिर हम ऐसा प्लोइंग कैसा करेंगे, ओके, उससे तो अर्थ मदर गॉडेस को हर्ट होगा, तो इसलिए वो प्लोइंग नहीं करते। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्लोइंग नहीं रहता है। ओके, और डायरेक्ट ऐसा सीड पे ऐसा फेंक देते हैं, गाड़ते नहीं, फेंक देते हैं। तो याद रखो, ये फ्लोइंग वगैरह नहीं करते, उनका फेथ का ये। तो अब इसके लिए मतलब अब्रप्टली हम बैन नहीं कर सकते, थोड़ा सा ट्राइबल को एजुकेशन वगैरह देना होगा, अवेयरनेस जनरेशन करना होगा, धीरे धीरे वो चेंज आएगा और आ भी रहा है। देन प्रिवेंशन मिटिगेशन, ये सारा पढ़ना ही नहीं है, जितना हाईलाइटेड पॉइंट वगैरह है उतना ही देखो बस। ओके, बहुत ही कम टाइम में फिर हमारे खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही एक रहता है हीट वेव्स। हीट वेव्स क्या रहता है, हीट वेव्स में देखो, एक्सट्रीम पॉजिटिव डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर रिजल्ट इन अ हीट ड्यूरिंग समर सीजन। क्या होता है, सपोज आप आदिलाबाद से हैं, आदिलाबाद का एवरेज टेम्परेचर कितना है, फॉर एग्जाम्पल 35 डिग्री। लेकिन क्या हुआ, पिछले तीन 2-3 दिन से वहां का टेम्परेचर कंसिस्टेंटली अराउंड 40 डिग्री से ऊपर है। ओके, अगर ये 5-6 डिग्री नॉर्मल से बढ़ जाता है और वो कंटिन्यू रहता है 2-3 दिन, तो उसको हम कहते हैं हीट वेव्स। अभी ये बढ़ रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सारी जो चीजें हो रही है, इसकी वजह से हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, ये पूरा दिखाता है। हीट वेव वगैरह बढ़ गई तो इससे क्या होता है, सन स्ट्रोक होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बुजुर्ग लोग वगैरह, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये रीजन्स वगैरह दिए, जैसे तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ। इसमें याद रखो, जनरली जो ये जो कोस्टल से जो दूर रहते हैं ना, इंटीरियर वाले जो लोकेशंस रहते हैं, वो हीट लैंड को, हीट वेव्स को ज्यादा प्रोन रहते हैं। क्योंकि जो कोस्टल एरियाज है ना, वहां पे क्या होता है, ओशन की वजह से मॉडरेशन इफेक्ट होता है, ओशन मॉइस्चर वो ज्यादा रहता है एयर में, तो उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। पर ये जो इंटीरियर में है, यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ता है। इंटीरियर इंटी इंटीरियर लोकेशन से, इंटीरियर में क्या होता है, इसको कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर एयर में मॉइस्चर वगैरह कम रहता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली ज्यादा रहते हैं, ठंडी में ज्यादा ठंडी,
और उसको गर्मी में ज्यादा, गर्मी में ऐसा है, याद रखें। इसका ही अपोजिट कोल्ड वेव रहता है। कोल्ड वेव में क्या होगा, जितना नॉर्मल टेम्परेचर रहता है विंटर में, उससे और ज्यादा कम हो जाता है। सपोज आदिलाबाद में विंटर में टेम्परेचर एक 10 डिग्री 15 डिग्री रहता है, वो चला गया 5 डिग्री को, तो उसको फिर अपन क्या बोलेंगे, कोल्ड वेव बोलेंगे। लेकिन ये अपने ट्रॉपिकल में ज्यादा नहीं, टेम्परेट में ज्यादा रहता है। इसके बाद देखो, एक रहता है बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर मतलब it may be described as a disaster caused due to natural outbreak of epidemic of intentional use of biological agent। बायोलॉजिकल, नेचुरल और इंटेंशनल दोनों भी रह सकता है, नेचुरल और मैनमेड। अब सपोज किसी ने क्या कर दिया, कोई वायरस, ऐसा कोई कंट्री ने या कोई पर्सन ने, कोई कंपनी ने वायरस छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, और सारे लोगों को बीमारी हो गई, तो उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल डिजास्टर। केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स वगैरह इससे ही बनाते हैं। एक चीज ये है। फिर बायोलॉजिकल नेचुरल भी हो सकता है, जैसा कॉलरा है, स्वाइन फ्लू है, इसको बायोलॉजिकली नेचुरल है। अब कोविड का भी डिस्प्यूटेड है। कोई बोलता है चाइना ने जानबूझकर किया, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं, ये नेचुरल था। तो कोविड-19 भी हमारे क्या है, बायोलॉजिकल डिजास्टर ही है। अब वो नेचुरल है या मैनमेड है, वो अलग बात है। ठीक है। एपिडेमिक, पैंडेमिक, जब कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर एक पर्टिकुलर रीजन को इम्पैक्ट करता है, तो उसको इपिडेमिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा क्या हुआ, बर्ड फ्लू के सपोज केसेस बढ़ गए पूना में, हम क्या बोलेंगे, बर्ड फ्लू इपिडेमिक इन पूना। लेकिन अगर वो डिसीज या जो डिजास्टर है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर फैल रहा है, तो उसको हम कहेंगे पैंडेमिक। जैसा रिसेंट कोविड-19, कोविड-19 कहती है पैंडेमिक थी, याद रखो। ये ऑल वर्ल्ड लेवल पे जब रहता है तो उसको पैंडेमिक कहते हैं, और इपिडेमिक लोकल लेवल पे। ये वर्ड्स के मीनिंग हमको पता रहना चाहिए। आ रहा है ना समझ में? सबको समझ में आ रहा है ना, हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं? मेरी आवाज वगैरह आ रही है, सबको क्लियर है? जी सर, आ रहा है सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब भी कुछ डाउट रहा पूछा करना। और ये जो नॉन हाईलाइटेड पॉइंट वगैरह है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। इसके बाद देखो, प्रिवेंशन वगैरह तो पता ही रहता है आप लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं। WHO वगैरह, इसमें WHO का वगैरह रोल रहता है। जैसा कोविड-19 में वगैरह भी WHO आगे आगे चल के काम कर रहा था, क्योंकि अगर पैंडेमिक वगैरह कोई आई ना, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बीमारी है, तो सारी कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन वगैरह चाहिए। इसका जो काम है WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देन अभी रेलवे डिजास्टर वगैरह ये भी होते हैं बहुत सारे, काफी टाइम रेलवे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखो, रेलवे एक्सीडेंट अभी तो खैर बहुत सारा कम हो गया उसका इंटेंसिटी। हाँ, गवर्नमेंट ने क्या किए थे, एक कमेटी बिठाई थी रेलवे डिजास्टर को कम करने के लिए, रेलवे सेफ्टी। वो कमेटी का नाम था अनिल काकोडकर कमेटी। मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये अनिल काकोडकर कमेटी, कमेटी का नाम याद रखना, रेलवे सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, अनिल काकोडकर। और एक कमेटी है रेलवे प्राइवेटाइजेशन के लिए बनाई गई थी। रेलवे को हम प्राइवेटाइज भी करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, इसके लिए कमेटी बिठाई थी, उसका नाम था विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय कमेटी, याद रखना। हाँ, इसके बाद देखो, एक्सीडेंट्स वगैरह तो काफी हमारे कम हो गए रेलवे के। इसमें कुछ है खास नहीं, पूरी जनरल चीजें हैं, देखो इसको स्किप कर सकते हैं, और कुछ सब ये देखने की बात नहीं, बस हाईलाइट वाले पॉइंट पढ़ो। और इसके बाद रोड एक्सीडेंट, और रोड एक्सीडेंट में भी इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता है। यहाँ पे देखो, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया था, इंडिया हैज 1% ऑफ ग्लोबल व्हीकल। अगर वर्ल्ड में 100 गाड़ियां हैं तो इंडिया में एक गाड़ी है हर 100 गाड़ी में से। बट अकाउंट फॉर 11% ऑफ टोटल एक्सीडेंट। अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें से 11 एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं। और याद रखो, 1% डाइज ईच 4 मिनट इन रोड एक्सीडेंट। ये इंडिया में होता है, हर 4 मिनट को एक आदमी मर रहा है हमारा रोड एक्सीडेंट में। ओके, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक।
यह भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में वगैरह थोड़ा सा रोड सेफ्टी पे क्वेश्चन आए तो इसको मतलब ऐसे डाटा कोट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ खास है ही नहीं, ये सारे पॉइंट्स जनरल पॉइंट है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। सिविल एविएशन मतलब जो हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह रहते हैं ना, उनके बारे में, उनका सेफ्टी वगैरह। तो याद रखो जो सिविल सेक्टर है, सिविल एविएशन, तो उसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह ये सारी जो जिम्मेदारी रहती है वो रहती है डीजीसीए की, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये बॉडी है हमारी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये हैज द रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेक्टर मतलब एरोस्पेस जो सेक्टर है, वहां पर सेफ्टी की जिम्मेदारी रहती है डीजीसीए की। फिर इसी तरीके से इट इज हाईएस्ट लेवल सेफ्टी बॉडी इन इंडिया, और ये क्या करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंडिया की बॉडी है, ऐसी वर्ल्ड लेवल पे भी एक सारे कंट्री मिलकर एक बॉडी बनाई है, आईसीएओ कहते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके स्टैंडर्ड्स को ये इंप्लीमेंट करता है डीजीसीए। आईसीएओ, इसका हेडक्वार्टर याद रखना, वो है, ये आयर में वैसे आएगा, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल ये आता है कनाडा में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन इसके बाद देखो, ये हो गया माइन डिजास्टर वगैरह, माइंस वगैरह ये भी हमको पता रहता है। ओके, और इसमें मतलब व्हाट इज माइन डिजास्टर वगैरह डेफिनेशन वगैरह दी है, बस थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेने का। माइन डिजास्टर, माइन एक्ट है अपने पास, उसमें दिया है अगर 10 से ज्यादा लोग मर रहे तो उसको माइनिंग डिजास्टर, और माइनिंग मिनरल वगैरह करते वक्त ये होते हैं। एक टर्म याद रखो इससे रिलेटेड, राइट होल माइनिंग, एक एक टर्म आती है। जनरली क्या है अपने पास जो माइनिंग वगैरह होती है ना, जनरली अपने जो माइंस वगैरह रहते हैं क्लोजर टू अर्थ सरफेस रहते हैं। जैसा यहाँ पर अपना अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पर ये मिनरल मिल रहा है, तो ज्यादा, तो पूरा ऐसे ऊपर से खोद लिए तो काम हो जाता है, मिनरल एक्सट्रैक्ट करने आता है। इसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट। फिर एक दूसरा रहता है शाफ्ट माइनिंग रहता है। ओपन कास्ट मतलब अर्थ को क्लोज रहता है। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, जब मतलब मिनरल, अब ये अर्थ का क्रस्ट है आपका, और मिनरल आपका यहाँ पर है, मिनरल नीचे, तो तब आप क्या करेंगे, शाफ्ट मतलब एक टनल करते हैं, एक ऐसा आप एक टनल यहाँ पर खोदेंगे, और यहाँ पर ऐसा बोगदा बना के आप उसको माइन करते हैं प्रॉपरली, वो शाफ्ट माइनिंग रहता है। लेकिन अभी शाफ्ट माइनिंग करने के लिए थोड़ा सा खर्चा आता है। ओके, मतलब थोड़ा एक्सपेंडिचर वगैरह आएगा, तो क्या करते हैं मेघालय वगैरह ऐसे रीजन में, वहां पर क्या है, एकदम क्लोज भी नहीं सरफेस कर, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं है। तो वहाँ के जो माइनर्स वगैरह हैं, वो जो लोग क्या करते हैं, अब सपोज यहाँ पर माइन है ना, तो क्या करते हैं लोग, एक छोटा सा पैसेज बनाते हैं बस, जिसमें से एक आदमी बस रेंगता हुआ जा सकता है, इतना छोटा सा ऐसा पैसेज बनाएंगे। वो आदमी भी मतलब एक ही आदमी जाएगा, वो भी रेंगता हुआ, फिर वो आदमी जाके वहां पे माइनिंग करेगा। और क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत ज्यादा है, बंगाली लेबरर्स वगैरह है, वो लोग जाते हैं, काम भी करते हैं पैसों के लिए वगैरह, थोड़ा बहुत उनको इनकम मिल जाएगा। पर इसमें क्या होता है, काफी बार कोलैप्स हो जाता है, ये जो छोटा सा टनल है ना, ये तो कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कई बार कोलैप्स होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं, या फिर पॉइजनस गैस वगैरह रिलीज होता है। तो इसको कहते हैं स्मॉल पैसेज वाला जो रहता है, इसको हम कहते हैं रैट होल माइनिंग। ओके, टर्म याद रखो, रैट होल माइनिंग। तो ये जनरली होता है मेघालय में वगैरह, नॉर्थ ईस्ट में, कोल के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये आया समझ में, रैट होल माइनिंग समझ में आया, समझ में आ रहा है? सर। हाँ 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 जी, जी, आ रहा है ना समझ में, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा रिप्लाई दिया करो, मुझको भी लगेगा कि मतलब आप ध्यान देने समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर स्टैम्पिड वगैरह ये तो जनरल चीज है। स्टैम्पिड में क्या होता है, the term stampede is applied to a sudden rush of a crowd of people, usually resulting in many injuries and death from suffocation, trampling. जनरल फेस्टिवल्स के दौरान वगैरह ये होता है। बाकी ये सारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ये पॉइंट्स वगैरह इतना कुछ खास है नहीं, ये सब स्किप करना है, पढ़ने की वगैरह जरूरत नहीं है। ओके, ये पॉइंट्स वगैरह थोड़ा सा स्किप कर दो, बस वो हाईलाइट वाला पढ़ लिए तो भी हमारा काम हो जाता है। देन अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ये इंपॉर्टेंट है।
Industrial disaster are disasters caused by chemical, mechanical, civil, electrical और other process failures. कोई इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह है उसमें अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो ये डिजास्टर होगा. दे में अकर ड्यू टू एक्सीडेंट. एक्सीडेंट से हो सकता है, निग्लिजेंस से भी हो सकता है, इनकॉम्पिटेंस से भी हो सकता है इन एन इंडस्ट्रियल प्लांट विच में स्पिल ओवर टू द एरियाज आउटसाइड द प्लांट. अब इसका जो फेमस एग्जांपल है वो है अपना भोपाल गैस ट्रेजेडी. क्या हुआ था? ऑन द नाइट ऑफ 2 दिसंबर 1984, याद रखो 1984 में दिसंबर, और गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक एट यूनियन कार्बाइन इंडियन लिमिटेड, ये फैक्ट्री है, उसका नाम है प्लांट एट भोपाल, led to the death of 4,000 people and adversely affected the health of lakhs of people. The disaster after effects continue to this date. अभी भी उसके इम्पैक्ट वहां के लोग पॉपुलेशन में है. तो एक 4,000 लोग मर गए थे. ये जहरीली गैस रिलीज हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड. इसकी वजह से ये हो गया था. फिर इसके चलते इंडिया ने क्या किया? 1986 में हमने एक्ट लाया. कौन सा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, 1986 में एक्ट लेकर आते हैं बाद में. देन इसी तरीके अभी रिसेंट वाला एग्जांपल देखो 2020 में वाइजैक गैस लीक. द विशाखापट्टनम गैस लीक, also referred as Vizag gas leak, was an industrial accident that occurred at LG Polymer. LG Polymer company थी in RR Venkatapuram village of Gopalapatnam neighborhood located at the outskirts of Visakhapatnam. विशाखापट्टनम याद रखिए, विलेज की जरूरत नहीं है. आंध्र प्रदेश, ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर 7 मई 2020. और यहाँ पे जो ग्लास लीक हुआ था उसका नाम था स्टायरीन. दरअसल कोविड जो फर्स्ट वेव आके चले गई थी, फिर वो प्लांट्स ओपन किए थे, तो बहुत दिनों से प्लांट बंद था. बराबर से वो लोगों ने पहले सब चेकिंग वगैरह इंस्पेक्शन नहीं किए, तो प्लांट जब चालू किए तो गैस लीक हो गया. ये याद रखो, जहरीली गैस था. इसके बाद केमिकल डिजास्टर क्या रहते हैं? दे आर द ऑकरेंस ऑफ इमिशन ऑफ फायर और एक्सप्लोजन इन्वॉल्विंग मोर हजार्डस केमिकल्स इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. ये वही है, केमिकल डिजास्टर ही है. भोपाल गैस ट्रेजेडी, विशाखापट्टनम गैस लीक. ठीक है, ये चीजें यहाँ पर थी. फिर फायर्स वगैरह तो जनरल फायर जो अर्बन एरियाज में वगैरह होते हैं, जनरली मुंबई जैसे सिटी है, दिल्ली है, कंजेशन बहुत रहता है, स्लम्स बहुत रहते हैं, तो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया या फिर कुछ इनफ्लेमेबल मटेरियल रहा तो आग लग. और क्या होता है, घर नजदीक रहने की वजह से वेंटिलेशन भी नहीं रहता है, आग बहुत जल्दी से फैल जाती है. इसी तरीके से जो फायर ब्रिगेड वगैरह वो भी पहुंचने में बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि रास्ते बहुत छोटे रहते हैं. तो इन सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फायर वगैरह इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, कैजुअलिटी भी बहुत होती है. इसके बाद देखो ये डिफरेंट हमने हजार्ड्स वगैरह डिस्कस कर लिए. अब जो ये बस 4-5 पेजेस बचे हैं, 5 मिनट लगेगा हमको. जो कन्वेंशन वगैरह जो वर्ल्ड लेवल पे अभी हमने देखा, सबसे पहले क्या आता है? योकोहामा स्ट्रेटेजी, उसका ह्यूगो फ्रेमवर्क. ह्यूगो ये भी मतलब बस हमको नाम पता रहना चाहिए. ह्यूगो फ्रेमवर्क कब आया था और कहाँ पे? जापान का है और 2005 में आया था. ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है. तो इसमें क्या हुआ था? 168 गवर्नमेंट मतलब 168 कंट्रीज अडॉप्टेड 10-year प्लान टू मेक द वर्ल्ड सेफर फ्रॉम नेचुरल हजार्ड at the World Conference on Disaster Reduction held in Kobe, Hyogo, जापान. ओके, तो ये 2005 से लेके तो 2015 तक के लिए 10-year स्ट्रेटेजी थी. ओके, ये याद रखो बस. और ये नॉट लीगली बाइंडिंग था. बाकी ये जनरल चीजें रहेंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही रहेगा सब. फिर इसके बाद आता है अपना सेंदाई फ्रेमवर्क. ये अभी लेटेस्ट वाला है. फिर 2015 में वो ह्योगो का पीरियड खत्म होता है, फिर सेंदाई स्टार्ट होता है 2015 टू 2030. अब इसमें देखो 2015 में यूएन मेंबर स्टेट्स अडॉप्टेड सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन 2015 to 30 at third UN World Conference on UN Disaster Reduction in Sendai City. ये जापान की है. It is successor of Hyogo framework और Sendai framework is first major. हाँ, ओके. ठीक है, तो अब ये सेंदाई फ्रेमवर्क वगैरह ये हम देख रहे थे. तो ये थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क, तीसरी कॉन्फ्रेंस थी. जैसा हमने देखा, पहली थी योकोहामा में, दूसरी कहाँ पे थी?
सेकंड थी अपनी ह्यूगो में, सेकंड कॉन्फ्रेंस, और थर्ड वाली अपनी सेंदाई। ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, याद रखना। इसके बाद देखो, इसने 4 प्रायोरिटी एरियाज दिए हैं, मतलब ये 4 सेक्टर्स में काम करना है। सबसे पहले रिस्क को समझना है, अंडरस्टैंडिंग रिस्क, मतलब जैसा कौन सा रीजन ज्यादा प्रोन है, ज्यादा वल्नरेबल है, ऐसा मैप वगैरह बनाना। स्ट्रेंथनिंग रिस्क गवर्नेंस, मतलब जो जैसा अभी इंडिया ने जैसा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वगैरह ये सारी चीजें लाई, तो गवर्नेंस वाला पार्ट। तीसरा, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रेजिलियंस, जैसा फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कोड्स वगैरह, अर्थक्वेक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह ये सारे बनाना। और उसके बाद improving capacities for disaster response as well as building back better after disaster. डिजास्टर जो रिस्पांस वाला जो रहता है, रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन वगैरह, एनडीआरएफ वगैरह, ये सारा तो लोकल पॉपुलेशन को ट्रेन करना है, इनको अच्छा करो। और फिर बिल्ड बैक बेटर, डिजास्टर हो गया, लॉस हो गया, तो फौरन उसको रिबिल्ड करने भी आना चाहिए। तो ये इसके प्रायोरिटी एरियाज थे, इसको बस एक बार पढ़ लेना है, याद नहीं करना है। ओके, तो ये सेंदाई फ्रेमवर्क वगैरह था। फिर ऐसे ही और क्या हुआ था, 2016 में एक मीटिंग हुई थी। इंडिया हैज सक्सेसफुली हॉस्टेड एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एशियन कंट्रीज की अपनी भी एक मीटिंग हुई थी डिजास्टर रिडक्शन को लेकर, दिल्ली में 2016 में, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। ओके, तो बस पूछेगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो आप बोलना कि डिजास्टर रिडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ये वही है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वगैरह, डिजास्टर रिडक्शन के लिए इसको लाया गया। और बाद में कुछ है और खास, हाँ, ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रहते हैं अपने 30, कितने गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी बताइए, एसडीजी गोल्स कितने हैं? 17 17 गोल्स हैं। ओके, अब ये जो 17 गोल्स हैं, तो 17 इसका मैं एक वीडियो ग्रुप पर भेजा था, आज फिर से भेज देता हूँ। उसका मैं 2-3 साल पहले लेक्चर लिया था, उसमें मतलब कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसा याद रखते हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना, एसडीजी से क्वेश्चन आ सकता है। फिर एसडीजी 11 याद रखो, ये है रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज, मेक सिटीज ह्यूमन सेटलमेंट रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल। तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें आती है। वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट सारी चीजों में भी आता है, गोल लाइन वगैरह 1 2 3 4 6 9 11 13 14 15, ये सारे जो गोल्स हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सब पॉवर्टी वगैरह है, पॉवर्टी क्या है, मैनमेड डिजास्टर तो है, हंगर वगैरह, हंगर भी ड्रॉट वगैरह हुआ तो हंगर बढ़ता है। हेल्थ इलाइज, मतलब बायोलॉजिकल केमिकल डिजास्टर है तो हेल्थ आ जाती है वहां पे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये सारी चीजें, राइट्स वगैरह होते हैं तब भी मतलब ये इशू आते हैं। तो ये सारी एसडीजीज क्या है इन शॉर्ट, वैसे देखा जाए तो पूरे एसडीजीज हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो वो थे एसडीजी 11, खासतौर पे याद रखना सस्टेनेबल सिटीज के लिए है। और उसके बाद, हाँ उसके बाद तो आगे के कुछ पॉइंट्स उसमें खास नहीं है। तो ये सारे जो मेजर थे वो सारी चीजें हमने कवर कर ली, जो जो चीजें थी इंपॉर्टेंट। अब इसको बस 1 से 2 बार, 2 बार तो भी एटलीस्ट आप लोगों ने इसको पढ़ लेना, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना टेस्ट, और जब डाउट आ रहा तो पूछ लेना। ओके, तो इस तरीके से मतलब हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ओके, आपके कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। सर ये मटेरियल पढ़ लिए तो सर बस हो जाता क्या सर? या ना हाँ तो हाँ, सर फिर बस है बस है। हाँ नहीं, वो तेलुगु एकेडमी का भी कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक है ना सर, जो स्टेट लेवल की, जो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिकेशन की जो बुक है तेलुगु एकेडमी। हाँ, देखो मटेरियल ऐसे बहुत रहता है, एक मटेरियल पढ़ना है हमको, आप चाहे ये पढ़ो या वो पढ़ो, एक ही रहता है। तो एक पढ़ो, उसको ही पढ़ो, और बाकी जो टाइम रहता है ना अपना, सोर्स एक ही पढ़ेंगे, बाकी टाइम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पे लगा। अब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, नॉट रीड करना, एक बार रीड कर लिए एक अच्छे सोर्स से काफी रहता। अब वो सोर्स को मत बढ़ाओ, 2-3 सोर्स नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ने का कोई भी। और इसके साथ ही ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट के टेस्ट सॉल्व कर लेने का। टेस्ट का मैं आपको बताया था, टेस्ट बुक का, टेस्ट बुक ऐप है उसका, मतलब
300 400 300 400 रुपीज में सब्सक्रिप्शन आता है। उसमें है टीएसपीसी की भी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है। वो टेस्ट ले लो, इन्वायरमेंट की सॉल्व करो, ज्योग्राफी की सॉल्व करो, इसके पीवाईक्यूज कुछ मिलते हैं वो देखो, या फिर उसके अलावा कोई आपके पहचान में अच्छी टेस्ट है, आपको लग रहा है ये बच्चे लगा रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लेने का। ओके, अब टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है। एक बार पढ़ लिए, समझ लिए, अब फौरन ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट होना है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं अपने पास। अभी लग रहा है 2 महीना है अपने पास, आराम से कर लेंगे, नहीं, टाइम भी बहुत ही कम है अपने पास। पढ़ लिए, समझ में आ गया, एक बार फौरन ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व कर, ठीक है। और कोई चीज? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, जो आज हमने डिस्कस किया, या इससे पहले ज्योग्राफी वगैरह जो हमने डिस्कस किए? यस सर, क्या बोलते समझ हैं में आ बाकी रहा लोग? आ रहे हैं ना समझ में? हाँ। जैसा बहुत सारे बच्चे हैं, मोहम्मद अली, जुलकर, सैयदा, साद, मैमुना। ओके, तो देखो, आप लोग मतलब इसको पढ़ो अच्छे से, डाउट्स वगैरह तो मतलब पूछा करो। हाँ, और डेली आप लोग इसको कंप्लीट करना, ये आपका काम है, ठीक है। तो फिर अब अगला टारगेट हमारा है इन्वायरमेंट। मोस्ट प्रोबेबली हम कल से इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंट का मैं आपको एक पीडीएफ भेज देता हूँ, वो पीडीएफ उसमें के हाईलाइटेड पॉइंट आप लोग देख लेना, जो नहीं समझ में आता उसको सर्च करके ऐड कर लो, या फिर अगले सेशन में पूछ लेना, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब वैसे इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन कम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस साल ज्यादा कुछ ऐसा दिख रहा है, पिछले साल के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से, बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के, लेकिन इस बार ज्यादा भी पूछ सकता है। तो हमको उतना बेसिक चीजें जो पार्ट रहता है इन्वायरमेंट का वो कवर करना है। तो हम कोशिश करेंगे अराउंड 4 लेक्चर में इन्वायरमेंट को खत्म करने की। ओके।